फलित ज्योतिष और मीडिया की सीरीज के 5वें एपिसोड में आज हम लोग बातचीत करेंगे कि ये जो फलित ज्योतिष है जिसका कि मीडिया के जरिए बहुत ही हैवी कम्युनिकेशन हो रहा है और ख़ासतौर पर क्षेत्रीय चैनलों में सबसे ज़्यादा इसका हैवी कवरेज है और इसका सबसे अधिक फ़ायदा दक्षिणपंथी प्रतिक्रियावादी राजनीतिक ताकतें उठा रही हैं, जिसका कि मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ। मेरी चिंता ज्योतिष और ज्योतिषी नहीं है। मेरी चिंता यह है कि टेलीविज़न एज ए मीडियम ज्योतिष का जिस तरह से इस्तेमाल कर रहा है, वह इस्तेमाल स्वयं में सांप्रदायिक गोलबंदी का एक बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट साबित हो रहा है और उसमें ज्योतिष एक महत्वपूर्ण कारक तत्व है। ज्योतिष के राजनीतिक आयाम को लेकर कभी पहले किसी ने बात नहीं की। मैं बहुत पहले सबसे पहले मैंने 94-95 में मैंने लिखना शुरू किया और उसके बाद अनेक चीज़ें लिखी मैंने इस पर। उसी में से कुछ चीज़ें मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ और ये चीज़ें मैंने जो टेलीविज़न कवरेज को देखते हुए जो मेरे दिमाग में जो चीज़ें बन रही थी उसी को देख के ये चीज़ें आईं। मसलन एक बहुत ही सामान्य सी समस्या है लेकिन गंभीर समस्या है। फलित ज्योतिष बिना पंचांग के संभव नहीं है। पंचांग में जो गणित इस्तेमाल की जाती है, पंचांग निर्माण की जो दर्जनों किस्म के पंचांग बाजार में अवेलेबल हैं, हर भाषा में पंचांग अवेलेबल है। इनमें कोई भी पंचांग जो भारतीय पद्धति से बनाए जाने वाले पंचांग हैं, इनमें कोई भी पंचांग सटीक नहीं है। सटीक नहीं है, इसका एक छोटा सा नमूना मैं आपको बता रहा हूं। वो ये कि ज्योतिष की एक सामान्य सैद्धांतिक धारणा है कि, और खासतौर पर गणित के संदर्भ में और फलित पंचांग के संदर्भ में, कि दृढ़ गणतैकीकृत जो है वो गणित होनी चाहिए। असली पंचांग वह है जो कैलकुलेशन है उसके अनुसार ग्रह उतने राशि उतने अंश पर दिखाई दे। जो प्रचलित पंचांग बनाने की विधियां हैं जिन्हें के ज्योतिष में पढ़ाया जाता है, सिद्धांत ज्योतिष में पढ़ाया जाता है और दूसरे स्कूल हैं और इसका एक बड़े पैमाने पर उपयोग है। तो ये पंचांग बनाने की विधियां हमें सटीक ग्रह की राशि और अंश इसका पता नहीं देती। और इसका एक ही मतलब उदाहरण है, वो ये कि परंपरागत तरीके से किए गए कैलकुलेशन से जो पंचांग बन रहे हैं वे कभी भी सटीक टाइमिंग ग्रहण की नहीं बता पाते। और ग्रहण एक ऐसी चीज है जो दिखाई देता है। भारत सरकार के वेधशाला के द्वारा जो पंचांग तैयार किया जाता है उस पंचांग में एग्जैक्टली ग्रहण का टाइमिंग लिखा होता है और वेधशाला का पंचांग जो है वो रिलेटिवली एक्यूरेट है। वहाँ जो राशि और अंश लिखे हुए हैं उतने ही राशि उतने अंश पर वो ग्रह आपको मिलेगा। तो हमारे यहाँ के जो पंचांग जो प्रचलन में हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, सभी पंचांगकार जो है वो ग्रहण का जो समय है वो वेधशाला के पंचांग से या वेधशाला से उधार लेते हैं और अपने यहाँ उसे समायोजित कर देते हैं। और ये जो दृष्टि और गणित के बीच में जो फांक है, ये पता नहीं कितने कब से चली आ रही है।
किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। विज्ञान की खास तौर पर ये एक सामान्य बुनियादी धारणा है, जो दिखाई न दे उस पर विश्वास मत करो। अब आप मुझे बताइए कि जो चीज एग्जिस्ट नहीं करती उस पर मैं कैसे विश्वास करूं? आकाश में ग्रह तो दिखाई देते हैं, नक्षत्र भी दिखाई देते हैं, लेकिन तिथियां वे तो दिखाई नहीं देती। पंचांग के और जो दूसरे रूप हैं वे तो दिखाई नहीं देते। योग जिनका कि पंचांग में जिक्र होता है, करण, बार, ये रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, ये तो दिखाई नहीं देते। एकमात्र नक्षत्र दिखाई देते हैं और ग्रह दिखाई देते हैं। लेकिन दिलचस्प यह है कि नक्षत्रों का तो कोई फल ही नहीं होता। वे किसी को प्रभावित नहीं करते। हाँ फलित ज्योतिष वालों के यहाँ नक्षत्र का भी फल लिखा मिलेगा, लेकिन एक्चुअल में नक्षत्र का कोई फल नहीं होता। नक्षत्र पृथ्वी की कक्षा से इतने दूर हैं कि वो किसी को भी प्रभावित नहीं करते। नक्षत्री कक्षा स्थिर है, इसीलिए उसका नाम नक्षत्र, नक्षरती नक्षत्र। एक अन्य चीज जिस पर के कायदे से गौर किया जाना चाहिए वो ये कि टेलीविजन पर आने वाले ज्योतिषी बार बार ये दावा करते हैं, और ज्योतिषी इन जनरल ये दावा करते हैं। वैसे ज्योतिष शास्त्र मैंने नहीं पढ़ा है, मैं सिद्धांत ज्योतिष से आचार्य क्या, फलित ज्योतिष शास्त्र जो है मैंने स्वैच्छिक तौर पर पढ़ा है। और उसका भी एक बड़ा दिलचस्प वाक्य है कि मैं संस्कृत पढ़ते हुए, जो नॉर्मली नहीं होता, मैं फेल हो गया था उत्तर मध्य प्रथम वर्ष में, जिसे क्लास 11 कहते हैं, और उसमें 3 विषय में फेल हो गया था। तो फिर खाली समय था मेरे पास में, मैंने फलित ज्योतिष का अध्ययन किया और फलित ज्योतिष की सारी किताबें जो पढ़ाई जाती थी वो मैंने गुरुमुख पढ़ी, क्योंकि मेरे पास में पढ़ने के लिए 1 साल था। दूसरी चीज जो घटी बहुत ही दिलचस्प, वो ये कि हर ज्योतिषी ये दावा करता है कि वह सच बोलता है। टीवी पे हो या वो साक्षात ज्योतिषी से आप मिलें तो उससे बात करें, तो वो सब ये दावा करते हैं वो सच बोलते हैं, सच के अलावा कुछ नहीं बोलते। हकीकत इसके एकदम उलट है। टीवी पर जब आप सुनेंगे कि ज्योतिषी है वो सच बोलता है और सच के अलावा कुछ नहीं बोलता, तो जाहिर है कि वो टीवी पर बोलता हुआ ज्योतिषी आकर्षित करता है, और आप देर सवेर उसके पास जाएंगे और फिर उसे मोटी दक्षिणा देंगे और अपना प्रश्न पूछेंगे, अपनी समस्या रखेंगे, अपनी कुंडली दिखाएंगे, अपना फलादेश पूछेंगे, और आप अपने घर अपनी जेब ढीली करके चले आएंगे। बंगाल में एक ज़माने में CTVN चैनल बहुत ही पॉपुलर लोकल चैनल था, आज भी है। इस चैनल पर एक बार की घटना है जिसका जिक्र करके मैं इस बात को समझाने की कोशिश करूँगा कैसे वो ये प्रोपेगेंडा करते हैं। वहाँ एक ज्योतिषी था जो कि तांत्रिक भी था। एक गजब कॉम्बिनेशन है ये। और जो एंकर बैठा हुआ था वह
बड़ी निर्लज्जता के साथ में तांत्रिक के चमत्कारों और ज्योतिष की भविष्यवाणियों की और ज्योतिषी जी की भूरी भूरी प्रशंसा कर रहा था, बिना ये जाने कि वो सच बोलते हैं या झूठ बोलते हैं। हकीकत ये थी कि वो पूरा का पूरा जो 1-1.5 घंटे का प्रोग्राम था, लाइव टेलीकास्ट, वो एंकर के द्वारा जो ये जो मिथ बनाया गया था कि ज्योतिषी सच बोलता है, इस मिथ को बार बार वह ज्योतिषी स्वयं खंडित कर रहा था। मसलन जो ज्योतिषी महोदय थे, वे लाइव टेलीकास्ट में सवाल पूछ रहे थे जो दर्शक था उससे कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारी राशि क्या है, तुम्हारी लग्न क्या है, तुम्हारा गोत्र क्या है और तुम्हारी मां का नाम क्या है। यहां सवाल किया जाना चाहिए कि फलादेश के साथ में गोत्र का और मां का क्या संबंध है। क्योंकि फलादेश में गोत्र और मां कहीं नहीं आते। किसी भी प्राचीन फलित ज्योतिष के आचार्य ने इसको जोड़कर फलादेश नहीं लिखा। वो जो सज्जन थे उनको शॉर्ट फॉर्म में कौटिल्य बाबू कहते थे। कौटिल्य बाबू जब भी जवाब दें किसी भी सवाल का, तो संयोजक या एंकर बार बार ये कहता था, कौटिल्य बाबू ने सटीक कहा है, सच कहा है। हकीकत ये थी कि वे सज्जन न तो सच बोल रहे थे न सटीक बोल रहे थे, बल्कि वे अपने वक्तव्य में मनोविज्ञान के नुस्खों का सहारा ले रहे थे। एक व्यक्ति ने सवाल किया कि मैं वर्तमान में नौकरी करता हूं, उसको कभी विदेश में नौकरी का मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जोशी ने जवाब दिया, भारत भ्रमण करो, भारत भ्रमण होगा, किंतु आप जिस संदर्भ में विदेश में नौकरी की सोच रहे हैं वह संभव नहीं है। सवाल यह है कि जब प्रश्नकर्ता ने नौकरी का क्षेत्र बोला ही नहीं कि वो किस क्षेत्र में नौकरी करना चाहता है, तो बिना ये जाने आप ये कैसे कह सकते हैं किसे विदेश में नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी। एक कैंडिडेट ने पूछा कि मकान को लेकर मुकदमा चल रहा है, फैसला पक्ष में होगा या नहीं। जवाब था, मुकदमा लंबा चलेगा। अब जाहिर है दीवानी के जो मुकदमे होते हैं वो लंबे चलते हैं, 30-40, 50-50 साल तक चलते हैं। इसमें तो एस्ट्रोलॉजी की जरूरत नहीं, वो तो कॉमन सेंस की चीज है। वो पूछ रहा था सवाल कि मुकदमा मेरे पक्ष में जजमेंट होगा कि नहीं होगा। ज्योतिषी जवाब दे रहा था कि मुकदमा लंबा चलेगा। इसी संबंध में एक अन्य व्यक्ति से बात करते हुए जोशी ने कहा कि आपको विगत 5 वर्षों में प्राण हानि हुई है, मारपीट हुई है, मारपीट की धमकी दी गई है, किसी ने धमकाया है। अब आप ये सोचिए कि अच्छा, वो सज्जन ने भी अपने संपत्ति के प्रसंग में ये बात पूछी थी कि मुकदमे में मुझे सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो उन्होंने जो ये बातें कहीं, किसी भी संपत्ति के विवाद में ये चीजें कॉमन है जिनका कि जिक्र ज्योतिषी ने किया। एक महिला थी राधा साहा,
उसने जब यही सवाल किया था सबसे पहले, तो उन्होंने यही बात दोहराई जिसका कि मैंने अभी आपसे जिक्र किया। तो राहदास शाह ने कहा कि मेरे साथ तो किसी ने धमकी नहीं दी, किसी ने मारा नहीं, किसी ने गाली गलौज नहीं की, मेरे साथ कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। ज्योतिषी को उसने झूठा साबित कर दिया। तो इस पर पलट के ज्योतिषी ने धमकाया कि अगर आप इस तरह से बोलेंगी तो मैं मानहानि का दावा कर दूंगा। इसके वाद विवाद के बीच में ही एंकर ने हस्तक्षेप किया और कहा कि कौटिल्य बाबू तो सत्यवादी हैं और सत्य बोल रहे हैं, और सटीक उत्तर दे रहे हैं। हकीकत यह थी कि जो लोग सवाल कर रहे थे और सवाल के जो जवाब दिए जा रहे थे कौटिल्य बाबू की तरफ से, या जो भविष्यवाणियां की जा रही थी, वे सारी की सारी भविष्यवाणियां गलत साबित हो रही थी। कुछ देर बाद एक बच्ची का फोन था। उस बच्ची ने फोन से पूछा लाइव टेलीकास्ट में कि मैं कहां तक पढ़ूंगी। संयोजक ने तत्काल कहा कि घर के किसी बड़े को बुलाओ। बच्ची ने बड़े को नहीं बुलाया। कौटिल्य बाबू ने कहा कि शरीर को लेकर सावधान रहो, जबकि बच्ची ने शरीर को लेकर सवाल ही नहीं किया था। संयोजक ने फिर कहा, कौटिल्य बाबू ने क्या सटीक उत्तर दिया है। इसके बाद फिर फोन की घंटी बजी और एक औरत ने सवाल किया कि मैं दिमागी तौर पर अशांत रहती हूं, क्या करूं। कौटिल्य बाबू बोले, नाक कान का परीक्षण कराओ। अब सवाल यह है कि ज्योतिष के फलादेश का नाक कान के परीक्षण से क्या संबंध। अगर उसके दिमाग में कोई टेंशन है तो वो टेंशन के लिए वो नाक कान का परीक्षण क्यों कराए। कौटिल्य बाबू के उत्तर के बाद फिर एंकर ने कहा, सटीक और सत्य बोला कौटिल्य बाबू आपने। अब की बार एक सज्जन थे, कोई प्रकाश भंसाली। उन्होंने फोन किया, मेरे व्यवसाय का भविष्य कैसा है। भंसाली साहब ने अपना गोत्र नहीं बताया क्योंकि वह जैन थे। अब की बार बगैर गोत्र का ही ज्योतिषी बोला, और उसने उत्तर दिया। हमारा ये सिर्फ छोटा सा सवाल यह है कि इस बार बिना गोत्र जाने ही फलादेश कैसे हो गया। शुरुआत की थी यहां से, गोत्र बताओ, नाम बताओ, मां का नाम बताओ, उसके बाद मैं फलादेश बताऊंगा। लेकिन यहां जो एक भंसाली साहब आए, उन्होंने अपना गोत्र बताया ही नहीं और ज्योतिषी जी ने अपना आंसर तत्काल दे दिया। एक अन्य चीज और बहुत दिलचस्प चीज, भंसाली साहब को ज्योतिषी ने कहा कि अतीत में आपको कभी पशु पक्षी जीव जंतु से खतरा हुआ था। भंसाली बाबू ने कहा कभी नहीं। पलटकर ज्योतिषी ने कहा कि अतीत में नहीं हुआ तो भविष्य में खतरा होगा, पशु पक्षी से क्षति होगी। इसके बाद संयोजक फिर बोला, कौटिल्य बाबू इतना सटीक सटीक कैसे बोल रहे हैं। इसके बाद एक सोमेन नाम के व्यक्ति का फोन आया। वह कॉमर्स का स्नातक था। सवाल किया, नौकरी कब लगेगी। ज्योतिषी ने कहा, प्रतियोगिता परीक्षा दो। जाहिर है सरकारी नौकरी बगैर प्रतियोगिता परीक्षा दिए तो मिलती नहीं है। इस उत्तर का भी ज्योतिष से कोई संबंध नहीं था। सोमेन बाबू के बारे में कौटिल्य ने कहा कि आपकी विगत 5-6 वर्षों में मानहानि हुई है। सोमेन बाबू ने कहा, नहीं, मेरी तो कोई पिछले 5 वर्षों में कोई मानहानि नहीं हुई। संयोजक ने कहा, किसी ने कभी अपमानजनक बातें कही हैं आपसे।
सोमेन बाबू ने कहा एकदम नहीं। कौटिल्य बाबू पलटकर बोले भविष्य में मानहानि होगी। संयोजक ने फिर कहा क्या सटीक बोले कौटिल्य बाबू? ज्योतिष कंप्लीट फ्रॉड और अंधविश्वास। ये सिर्फ 1 घंटे की एक झलक है जो सिटीवीएन चैनल पर उसके नोट्स के जरिए मैंने दर्ज की थी। इसी चैनल पर रात को 9 बजे एक और ज्योतिषी उपलब्ध हुए। नाम था सत्यानंद। उनसे एक व्यक्ति ने सवाल किया, महाराज मेरी बेटी का मन बड़ा अशांत रहता है, बड़ी परेशान रहती है। जवाब दिया जब मन अशांत हो तब बाथरूम में मुंह धो लें। अच्छा बताइए, बाथरूम में मुंह धोने के साथ में ज्योतिष के फलादेश का क्या संबंध? एक अन्य स्त्री ने फोन किया, महाराज बहुत परेशान हूं, क्या करूं? सत्यानंद बोले हमारा आशीर्वाद है, कष्ट दूर हो जाएंगे। मेरा आशीर्वाद सबसे ताकतवर है, वह तुम्हारे साथ है। कोई किसी किस्म की कोई जिज्ञासा, रेफरेंस ज्योतिष संबंधी नहीं, सिर्फ आशीर्वाद। आशीर्वाद यानी मैं जो कह रहा हूं एज ए ज्योतिषी उसे मानो। अपने दिमाग की बत्ती बंद रखो, स्वयं सोचो मत। और यही वह है कि स्वयं सोचो मत, अपने विवेक से काम मत लो। यही है ज्योतिष और ये सबसे खतरनाक पहलू है। आज इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।